विक्रम अर्जुन और प्रताप के साथ उस झरने के नजदीक पहुंच गया। मगर जैसे ही वो झरने के नजदीक पहुंचा, अचानक अर्जुन ने विक्रम को तेज धक्का दे दिया। विक्रम झरने के नीचे गिर पड़ा। विक्रम को गिरता हुआ देख अर्जुन मुस्कुराता हुआ प्रताप से बोला, शक्तिगण राज्य के एक छोटे से गांव में विक्रम, अर्जुन और प्रताप नाम के 3 गहरे दोस्त रहा करते थे। वे तीनों बेहद गरीब थे और एक ही घर में रहते थे। वे तीनों सुबह काम ढूंढने के लिए निकल जाते और शाम तक जो भी जितना भी कमा कर लाते, तीनों आपस में मिल बैठकर खाते। एक दिन विक्रम उदास बैठा हुआ था कि तभी उसके दोनों मित्र अर्जुन और प्रताप उसके पास आकर खड़े हो गए। क्या बात है विक्रम, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या हो गया भाई, बताओ। अब तुम्हें क्या बताऊं अर्जुन, अरे तुम तो जानते ही हो कि मैं पिछले 3 दिन से लगातार काम ही तो ढूंढ रहा हूं, मगर है कि मुझे कुछ काम मिल ही नहीं रहा। अरे तुम और प्रताप जितना कमा कर लाते हो ना, उसी से मेरा गुजारा चल रहा है। अरे मुझे तो अब मुझे शर्म आने लगी है तुम दोनों के साथ भोजन करने में भी। अरे अरे अरे, ये कैसी बातें कर रहे हो विक्रम? तुम हमारे मित्र हो। हाँ, अरे प्रताप सही कह रहा है विक्रम। देखो, हम जानते हैं कि तुम भी हम दोनों की तरह मेहनती हो, और ये बात और है कि तुम्हें 3 दिन से कोई काम नहीं मिल रहा। अरे हम दोनों जितना भी कमा कर लाते हैं, उसमें तुम्हारा भी बराबर का अधिकार है, क्योंकि हम तीनों मित्र हैं भाई। क्यों, ठीक है ना? देखो, अपना मन छोटा मत करो। मुझे विश्वास है कि आज तुम्हें कोई न कोई काम मिल ही जाएगा। क्यों प्रताप, है ना? चलो हम लोग जाते हैं और शाम को मिलते हैं, बढ़िया बैठकर खाएंगे। इतना बोलकर अर्जुन और प्रताप अपने अपने काम से निकल गए और विक्रम भी उदास होता हुआ काम की तलाश में निकल गया। वो कुछ ही दूर चला था कि तभी उसकी पड़ोस में रहने वाली शांत ताई उससे बोली, अरे विक्रम, क्या बात है? तुम इतने उदास क्यों हो? विक्रम सारी घटना शांत ताई को बताते हुए बोला, पिछले 3 दिनों से मेरी कुछ भी कमाई नहीं हुई है शांताई। मेरे दोनों मित्र शाम तक कड़ी मेहनत करते हैं और बड़ी मुश्किल से भोजन का इंतजाम करते हैं। उसमें से वो भोजन मुझे भी खिलाते हैं। शांताई, मुझे डर है कि कहीं उनको ऐसा ना लग रहा हो कि मैं जानबूझकर काम नहीं कर रहा हूं। बैठे हुए खाने को मिल रहा है तो क्यों ही काम पर जाऊं, ऐसा उनको लग रहा होगा। मैं क्या बताऊं? ऐसा बिल्कुल नहीं है विक्रम, मैं तुम्हारे दोनों दोस्तों को जानती हूँ। अरे तुम तीनों की मित्रता तो सारे गांव में प्रसिद्ध है। शांत ताई की बात सुनकर विक्रम काम ढूंढने के लिए आगे की ओर बढ़ गया। वो कुछ ही दूर चला था कि तभी रास्ते में उसे गांव का मुखिया मिल गया। अरे 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 अरे, कहाँ जा रहे हो विक्रम? मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था। क्या हुआ मुखिया? भाई तुम तो जानते हो ना कि मेरा पत्थर की खानों का कारोबार है और मुझे एक मजदूर की जरूरत है। अच्छा हुआ भाई कि तुम मिल गए। मैं कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर जा रहा हूं। विक्रम खुश हो गया। मुखिया, मैं भी काम की तलाश में ही भटक रहा था। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, सुनो, मेरी पत्थर की खाने वीराना वन में है। तुम्हें लगातार 1 हफ्ते तक खानों पर ही रहना होगा। तुम गांव नहीं आ सकते। और हाँ, मैं 1 हफ्ते के काम के लिए तुम्हें केवल 20 मोहरे दूंगा भाई, ठीक है ना? 20 मोहरों का नाम सुनकर विक्रम थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि पत्थर की खानों में बहुत मेहनत थी और इतनी मेहनत के लिए ये मजदूरी ना बराबर थी। विक्रम गहरी सोच में डूबते हुए अपने आप से बोला, हाँ, कुछ न मिलने से तो बेहतर ही है। इतना बोलकर विक्रम मुखिया से बोला, ठीक है मुखिया, मैं तैयार हूं। हाँ, तो फिर जाओ। गांव से कुछ दूर जो वीराना वन है, वहां पर मेरी पत्थर की खान है। कुछ मजदूर काम कर रहे हैं, तुम भी वहीं चले जाओ। विक्रम मुखिया के बताए हुए स्थान पर चला गया
और मेहनत से काम में जुट गया। रात के समय अर्जुन और प्रताप जब घर पर आए तो विक्रम को न पाकर वो दोनों पूरी तरह से घबरा गए। उन दोनों का मन विचलित हो गया। हाँ प्रताप, ये विक्रम हम दोनों से पहले घर आ जाता था, पर आज वो आया क्यों नहीं? अच्छा, वैसे ये भी तो हो सकता है ना कि आज भी उसे कोई काम न मिला हो और वो शर्म की वजह से घर ना आ पाया हो। वैसे भी वो बोल रहा था कि उसे हम दोनों के साथ भोजन करने में शर्म आने लगी है। अर्जुन और प्रताप को विक्रम की चिंता में रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन वो दोनों फिर से अपने काम पर निकल गए। दूसरी रात विक्रम फिर घर नहीं आया। ऐसे ही 6 दिन बीत गए। 6 दिन बाद सुबह के समय प्रताप अर्जुन से बोला, भाई अर्जुन, आज हमें काम पे नहीं जाना चाहिए। अरे विक्रम 6 दिन से घर नहीं आया भाई, हमें उसे ढूंढना चाहिए। मेरे मन में तो बहुत बुरे बुरे विचार आ रहे हैं। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो प्रताप, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। आज मैं भी यही सोच रहा था, चलो ढूंढते हैं। अर्जुन ने इतना बोला ही था कि तभी एक व्यक्ति जिसने बहुत ही कीमती वस्त्र पहने हुए थे उन दोनों के पास आ पहुंचा। हाँ, यही है। मेरा नाम अर्जुन है और ये मेरा मित्र प्रताप है। आप कौन हैं? आप तो इस गांव के नहीं लगते। मेरा नाम रत्नसेन है। मैं दूसरे गांव में रहता हूं। इस गांव में मेरा एक दूर का रिश्तेदार रहता है और मेरे रिश्तेदार ने जब मुझे बताया कि इस गांव में 3 बहुत ही गहरे मित्र रहते हैं जिनकी मित्रता की मिसाल दूर दूर तक प्रसिद्ध है, तो फिर मुझसे रहा नहीं गया। इसीलिए मैं तुम तीनों से मिलने के लिए चला आया। लेकिन ये तुम्हारा तीसरा मित्र कहाँ है? क्या नाम है? विक्रम? विक्रम कहाँ है? रत्नसेन ने इतना कहा ही था कि तभी विक्रम वहां पर आ पहुंचा। विक्रम को देखकर अर्जुन और प्रताप प्रसन्न हो गए। विक्रम, मेरे भाई विक्रम, तुम कहाँ थे यार? हम तुम्हें ही आज ढूंढने के लिए जाने वाले थे। तुम्हें पता है हमें तुम्हारी कितनी चिंता थी। अरे बिना बताए कहाँ चले जाते हो? अरे मुझे मुखिया के खान पर काम मिल गया था अर्जुन, और क्या, ये देख। इतना बोलकर विक्रम ने 20 मोहरे अर्जुन को पकड़ा दी। मैंने 1 हफ्ते में ही केवल 20 कमाए हैं। मैं जानता हूं कि ये बहुत कम है, लेकिन मुखिया ने मुझे केवल इतनी ही मजदूरी दी है। तभी प्रताप विक्रम से बोला, विक्रम और अर्जुन, तुम ध्यान से सुनो। हमारे लिए धन का कोई महत्व नहीं। हमारा सबसे बड़ा धन तो तुम हो भाई। तुम मेरे मित्र, मेरे भाई। रत्नसेन तीनों की ओर देखकर बोला, वाह वाह वाह, तुम तीनों की मित्रता देखकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस संसार में बहुत कम मित्र ऐसे होते हैं जो एक दूसरे पर अपनी जान लुटाने के लिए तैयार रहते। मुझसे तुम्हारी ये गरीबी देखी नहीं जा रही, इसीलिए मैं तुम्हें वह रहस्य जरूर बताऊंगा जिस रहस्य के बारे में मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। ये सुनकर तीनों दोस्त बुरी तरह से चौंक पड़े। पहले मैं इतना धनवान नहीं था, बल्कि मैं तुम्हारी तरह बहुत निर्धन हुआ करता था, गरीब एकदम। अच्छा, अगर आप गरीब थे तो फिर आप धनवान कैसे बने? उसके पीछे एक कहानी है, मैं तुम्हें बताता हूं। इतना बोलकर रत्नसेन उन तीनों को अपनी आप बीती सुनाने लगा। कुछ साल पहले रत्नसेन अपने घर पर आया ही था कि तभी उसका पिता उसकी ओर देखकर बोला, रत्नसेन, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मां स्वस्थ हो पाएगी। आप ही कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? अरे आप तो गांव के सबसे बड़े वैद्य हैं। आप भी हिम्मत हार जाएंगे तो फिर मेरा क्या होगा? बेटा, तुम्हारी मां का इलाज एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी द्वारा ही किया जा सकता है। मालव नगर में एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी के आगे एक बहुत बड़ी गुफा है। उस गुफा के नीचे एक विचित्र जंगल है
जहां पर विशेष प्रकार के नील कमल के फूल उगते हैं। अरे, देखने में तो वो कमल के फूल ही हैं, मगर असल में वो एक जड़ी बूटी है जिसे खाकर बड़ी से बड़ी बीमारी दूर की जा सकती है। उसी को खिलाकर तुम्हारी मां की बीमारी को दूर किया जा सकता है। लेकिन आज तक कोई भी उस पहाड़ी के आगे गुफा को नहीं ढूंढ पाया है बेटा। अब आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं अपनी मां को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं वो नील कमल के पुष्प जरूर लेकर आऊंगा और मैं तभी घर में कदम रखूंगा जब मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। आशीर्वाद दीजिए पिताजी। इतना बोलकर रत्नसेन अपने घर से बाहर निकल गया और सीधा मालव नगर पहुंचकर रत्नसेन पैदल पहाड़ी पर चढ़ गया। मगर रत्नसेन ने देखा पहाड़ी पर 3 अलग-अलग दिशाओं की ओर जा रहे थे। ये तो तीनों अलग-अलग रास्ते हैं। समझ नहीं आता कि आखिरकार गुफा इनमें से कौन से रास्ते पर पड़ेगी। चलो पहले इसमें चलकर देखता हूं। रत्नसेन पहले रास्ते पर चल पड़ा। रत्नसेन लगातार 2 दिन तक चलता रहा, मगर 2 दिन बाद रत्नसेन वापस आकर वहीं खड़ा हो गया। अरे, मैं तो वापस वहीं पर आकर खड़ा हो गया। रत्नसेन दूसरे रास्ते की ओर चल पड़ा, मगर दूसरे रास्ते पर 2 दिन तक चलने के बाद वो फिर से वहीं पर आकर खड़ा हो गया। थक हार कर रत्नसेन तीसरे रास्ते पर चल पड़ा, मगर तीसरे रास्ते पर भी उसके साथ वही हुआ। रत्नसेन हिम्मत हार कर अपने घर आ पहुंचा, मगर घर में ताला लगा देखकर रत्नसेन बुरी तरह से चौंक पड़ा। अरे, ये मेरे घर पर ताला क्यों लगा हुआ है? माँ और पिताजी कहाँ गए? तभी गांव का एक व्यक्ति वहां आ पहुंचा और रत्नसेन की ओर देखकर बोला, रत्नसेन, तुम्हारे पिता ने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, मगर तुम नहीं आए। तुम्हारी माँ के चले जाने के बाद तुम्हारे पिताजी उस गम को सह नहीं सके। ये लो तुम्हारे घर की चाबियां। इतना कहकर उस व्यक्ति ने रत्नसेन को उसकी घर की चाबियां पकड़ा दी। रत्नसेन रोते हुए अपने आप से बोला, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? मेरी मां की मौत बेकार नहीं जाएगी। अब तो मैं उस नील कमल के पुष्प को जरूर ढूंढूंगा ताकि किसी दूसरे इंसान की बीमारी से जान न जा पाए। मैं जरूर ढूंढूंगा, जरूर ढूंढूंगा। इतना बोलकर रत्नसेन फिर से उस पहाड़ी पर पहुंच गया जहां से 3 रास्ते जा रहे थे। रत्नसेन बहुत गौर से उन रास्तों की ओर देखने लगा। तभी रत्नसेन की नजर झाड़ियों पर पड़ी। रत्नसेन ने देखा कि घनी झाड़ियों से होते हुए एक रास्ता चौथी दिशा की ओर जा रहा था। अरे, इस पर मेरी नजर पहले क्यों नहीं गई? हो सकता है गुफा तक जाने वाला रास्ता यही हो। रत्नसेन उस रास्ते की ओर चल पड़ा। कुछ देर में रत्नसेन एक गुफा के ऊपर खड़ा हुआ था। रत्नसेन ने देखा कि गुफा के नीचे चट्टानें पड़ी हुई थीं और वहां पर नीले रंग के कमल के पुष्प उगे हुए थे और कमल के फूल के आसपास ढेर सारी चांदी की मुद्राएं और हीरों का ढेर लगा हुआ था। इतना बोलकर रत्नसेन चुप हो गया। फिर क्या हुआ? फिर मैंने कुछ कमल के पुष्प तोड़ लिए और वहां से ढेर सारी चांदी की मुद्राएं उठाकर अपने गांव आ गया और धनवान बन गया। अब मैं लोगों का इलाज मुफ्त में करता हूं और जब भी मुझे धन की आवश्यकता होती है मैं वहीं चला जाता हूं। इतना बोलकर रत्नसेन चुप हो गया। रत्नसेन तीनों की ओर देखकर बोला, तो तुम तीनों अभी के अभी मालव नगर की ओर चले जाओ। मालव नगर से कुछ दूर ही वह पहाड़ी है और ध्यान रखना, उस पहाड़ी के 3 रास्तों पर तुम्हें नहीं जाना है। वो 3 रास्ते केवल भ्रम में डालने के लिए हैं, जो एक तरह से भूल भुलैया है।
तुम्हें उस चौथे रास्ते को ढूंढना होगा जो कि झाड़ियों में छुपा हुआ है, और खजाने तक वह रास्ता झाड़ियों के रास्ते से होते हुए ही जाता है। ठीक है ना? ये लो। इतना बोलकर रत्नसेन ने कुछ चांदी की मुद्राएं अर्जुन के हाथ में थमा दी। यहां से मालव नगर बहुत दूर है। तुम तीनों के लिए ये चांदी की मुद्राएं यात्रा में बहुत काम आएंगी। ठीक है, चलो मैं जाता हूं। इतना बोलकर रत्नसेन वहां से चला गया। वाह, ये व्यक्ति तो बहुत ही भला निकला। आज के जमाने में भला कौन इतनी मदद करता है और ऐसी चीजें बताता है। बहुत भला व्यक्ति था। मगर विक्रम नहीं जानता था कि रत्नसेन की बात को अर्जुन और प्रताप बड़े ही गौर से सुन रहे थे। इतने ढेर सारे खजाने के बारे में सुनकर अर्जुन के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वो गहरी सोच में गुम था। तभी प्रताप अर्जुन से बोला, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं प्रताप, हमें अभी के अभी वहां चलना चाहिए। वैसे भी हम तीनों ने गरीबों की जिंदगी बहुत झेली। अब आ गया है अपनी किस्मत बदलने का समय। चलो। वो तीनों उसी समय खजाने की खोज में मालव नगर की ओर चल दिए। कुछ दिन तक चलते रहने के बाद वो तीनों मालव नगर में स्थित उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे थे। वो पहाड़ी जंगल से घिरी हुई थी। वहां का प्राकृतिक सौंदर्य देखने के काबिल था। विक्रम बहुत ज्यादा थक चुका था। वो अपने दोनों दोस्तों की ओर देखकर बोला, अरे भाई, मेरे तो चलते चलते अब पांव जवाब दे गए। अरे रे दोस्तों, देखो भाई, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूं। क्यों ना हम तीनों एक वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर के लिए आराम कर ले। क्यों भाई? हाँ हाँ विक्रम, क्यों नहीं। अगर तुम थक गए हो तो लेटकर आराम कर लो। हम दोनों को बहुत तेज प्यास लगी है। हम दोनों जब तक यहाँ कोई आसपास झरना ढूंढ कर आते हैं, है ना? अर्जुन की बात सुनकर विक्रम एक घने वृक्ष के नीचे लेट गया। देखते ही देखते उसे नींद आ गई। अर्जुन विक्रम को बहुत गौर से देखता हुआ प्रताप से बोला, प्रताप, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। क्या सोच रहे हो? देखो, रत्नसेन ने बताया कि वहां पर बहुत सारा खजाना है। क्यों ना हम वो सारा खजाना एक साथ उठा लें, ताकि हमारे आने वाली 7 नस्लों को गरीबी का मुंह ही ना देखना पड़े। क्यों, क्या कहते हो? बात तो तुम सही कह रहे हो। अरे मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई प्रताप। मैं और कुछ भी सोच रहा हूं। बड़े कुल बुलाहट है मेरे दिमाग में। कहो तो बताऊं? हाँ हाँ, बताओ, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, बोलो। उस खजाने के हम 3 दावेदार। खजाना हम तीनों में बराबर बंट जाएगा। अगर हम विक्रम को अपने रास्ते से हटा दें तो खजाने के केवल 2 ही दावेदार हो जाएंगे, एक मैं और एक तुम। बोलो भाई, क्या बोलते हो? क्या? अरे तुम पागल हो गए हो क्या? विक्रम हमारा दोस्त है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? पागल कहीं के। अरे मूर्खों जैसी बातें मत करो। प्रताप, विक्रम कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। मत भूलो, वो न जाने कितने समय से हम दोनों को मूर्ख बनाकर मुफ्त में भोजन खा रहा है। सच ये है कि वो कोई काम धंधा नहीं करता, और जो भी काम धंधा करता है हमें कुछ मोहरे देकर टरका देता है। वरना तुम खुद ही बताओ, मुखिया इतनी मेहनत के इतने कम दाम क्यों देगा भला? मुझे विश्वास है कि मुखिया ने इसे 20 मोहरे दी होंगी, और वो अपनी पूंजी पहले से ही जमा कर रहा है। अरे वो हमको बेवकूफ बना रहा है। बेवकूफ, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? अर्जुन की बात सुनकर प्रताप गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, हाँ, बात तो तुम बिल्कुल पते की कह रहे हो, लेकिन इसको हम रास्ते से हटाए कैसे? अरे बहुत आसान है। हम सही मौका देखकर विक्रम को धक्का दे देंगे। हो गई दुर्घटना, और क्या? अर्जुन की बात सुनकर प्रताप के होठों पर मक्कारी की मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद विक्रम उठकर बैठ गया। उसे पता भी नहीं था
कि उसके दोनों दोस्तों के मन में क्या चल रहा था। वो तीनों फिर से पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाकर अर्जुन को एक झरना नजर आया। अर्जुन विक्रम से बोला, विक्रम, वो देखो कितना सुंदर झरना है। आ हा हा हा, चलो ना वहां जाकर कुछ देर प्राकृतिक सौंदर्य देखने का आनंद लेते हैं। चलो चलो। हाँ, बात तो तुम सही कहते हो दोस्तों, चलो चलते हैं। विक्रम अर्जुन और प्रताप के साथ उस झरने के नजदीक पहुंच गया। मगर जैसे ही वो झरने के नजदीक पहुंचा, अचानक अर्जुन ने विक्रम को तेज धक्का दे दिया। विक्रम झरने के नीचे गिर पड़ा। विक्रम को गिरता हुआ देख अर्जुन मुस्कुराता हुआ प्रताप से बोला, हमारे रास्ते का कांटा हट गया, अब खजाना हम दोनों का होगा। चलो, हमें देर नहीं करना चाहिए, जल्दी चल। इधर विक्रम झरने से गिरता हुआ एक नदी तक आ पहुंचा। एक नाविक जो अपना जाल बिछाए अपने जाल में मछलियां आने का इंतजार कर रहा था, मगर अचानक जाल भारी होता देख वो बुरी तरह से चौंक पड़ा। अरे, ये मेरा जाल अचानक से इतना भारी कैसे हो गया? नाविक ने जैसे अपना जाल नदी से बाहर निकाला तो एक बेहोश व्यक्ति को देखकर वो बुरी तरह से चौंक पड़ा। अरे, ये तो कोई इंसान है। ये नदी में कैसे गिर गया? लगता है मुझे इसे वैद्य जी के पास ले जाना होगा। प्रताप और अर्जुन लगातार पहाड़ी के ऊपर तेजी से चल रहे थे कि तभी अर्जुन प्रताप से बोला, अरे अरे प्रताप, पहाड़ी चढ़ते चढ़ते तो भाई मेरे पैर दुख गए। बस 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 बस, थोड़ा आराम कर लेते हैं भाई। बैठ जा, अब बैठ जा। अरे तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली, आराम करो भाई। इतना कहकर प्रताप एक वृक्ष के नीचे लेट गया, मगर लेटते ही वो नींद की आगोश में समा गया। अर्जुन प्रताप को देखकर अपने आप से बोला, अगर मैं इसे भी अपने रास्ते से हटा दूं, तो फिर तो पूरे खजाने का मालिक मैं अकेला बन जाऊंगा। इतना बोलकर अर्जुन ने एक रस्सी से सोए हुए प्रताप को पेड़ से बांध दिया। जैसे ही अर्जुन ने प्रताप को रस्सी से बांधा, अचानक प्रताप की आंख खुल गई। ये क्या कर रहे हो अर्जुन? वही जो मुझे करना चाहिए। अरे भाई, अब खजाने का मैं पूरा अकेला मालिक हूं। बड़े आए, तुमको भी चाहिए खजाना क्या? अरे मेरी मति मारी गई थी जो मैं तुम्हारी बातों में आ गया, और ये भी नहीं सोच सका कि तुम अपने एक मित्र को जान से मारने की सोच सकते हो, तो फिर दूसरे मित्र को क्यों नहीं मार सकते? अरे मैं कहां फंस गया। बड़े आए, कहां फंस गया? ज्यादा दूध के धुले हुए मत बनो। अरे कपट तो तुम्हारे मन में भी था। अगर तुम्हारे मन में कपट नहीं होता तो तुम मेरी बात मानने के लिए कभी तैयार होते क्या? नहीं होते ना, कपटी कहीं के। इतना बोलकर अर्जुन आगे की ओर बढ़ गया। एक साधु जो कि वहां से गुजर रहा था, प्रताप को बंधा हुआ देखकर वो बुरी तरह से चौंक पड़ा। साधु तुरंत प्रताप के पास आकर बैठ गया। प्रताप ने देखा कि साधु के चेहरे पर बड़े बड़े फफोले थे। इस रस्सी को खोल दो साधु महाराज, और कृपा करके मुझे आजाद कर दीजिए। देखो, मुझे एक विचित्र रोग है जो छूने से फैलता है। अगर मैं तुम्हें स्पर्श करूंगा तो मुझे डर है कि मेरा रोग तुम्हें न लग जाए। साधु महाराज, आप उसकी चिंता मत कीजिए, बस मुझे खोल दीजिए। साधु ने उस रस्सी से प्रताप को खोल दिया। रस्सी खोलते ही प्रताप साधु को धक्का देते हुए बोला, अरे चल हट यहां से, वरना तेरी बीमारी मुझे भी लग जाएगी। दूर चल, बड़ा आया। इतना बोलकर प्रताप तेजी से ऊपर की ओर दौड़ने लगा। इधर अर्जुन झाड़ियों वाले रास्ते पहुंचा ही था कि तभी अर्जुन के कानों में
किसी बूढ़ी औरत के कराने की आवाज टकराई। ये तो किसी के कराने की आवाज है। अर्जुन इधर उधर देखने लगा। अर्जुन ने देखा कि एक बूढ़ी औरत झाड़ियों पर बैठी हुई थी। बूढ़ी औरत अर्जुन की ओर देखकर बोली, मैं रास्ता भटक गई हूं बेटा, मुझे मेरे गांव तक पहुंचा दो। अरे तेरा दिमाग तो ठीक है बुढ़िया, मेरे पास कोई और काम धंधा नहीं है क्या जो मैं तुझे रास्ते तक पहुंचा दूं? चल हट, अपना काम कर, बढ़िया रास्ते तक पहुंचा दो और हट। इतना बोलकर अर्जुन आगे की ओर बढ़ गया। कुछ ही देर में अर्जुन गुफा के ऊपर पहुंच गया। अर्जुन ने देखा कि उस गुफा के नीचे जाने के रास्ते पर चट्टानें ही चट्टानें बिछी हुई थीं और नीचे कमल के पुष्प उगे हुए थे, जिसके पास बहुत सारी चांदी की मुद्राएं और हीरे मोती का ढेर लगा हुआ था। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। मैं तो धनवान हो गया, मैं तो धनवान हो गया। अब मुझे गुफा से नीचे उतरने के लिए मेहनत भी नहीं करने पड़ेगी। इन चट्टानों से होता हुआ मैं आसानी से नीचे पहुंच जाऊंगा। अर्जुन चट्टानों से नीचे होता हुआ नीचे पहुंच गया और फटी फटी आंखों से उन चांदी की मुद्राओं को देखने लगा। तभी अर्जुन के कानों में प्रताप की आवाज टकराई, उस खजाने को आखिरी बार देख ले धोखेबाज, क्योंकि मैं तुझे मारने वाला हूं। अर्जुन ने जैसे ही पलटकर देखा तो पीछे प्रताप खड़ा हुआ था। उसे क्रोध भरी नजरों से देख रहा था। प्रताप के हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। ये क्या कह रहे हो मेरे दोस्त? मैं तुम्हारा मित्र हूं, क्या तुम अपने मित्र को जान से मार दोगे? बताओ भला, क्या कोई ऐसा मित्र करता है? बकवास बंद कर धोखेबाज, तू भी तो मुझे मरने के लिए छोड़ आया था ना, बोल। मैं अपनी गलती मानता हूं कि मैंने गलती की। मैं लालच में आ गया, लेकिन देखो अब हम दोनों जीवित और खजाना हमारे सामने है। अपना अपना हिस्सा लेते हैं और चले जाते हैं, बात खत्म। वाह 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 वाह, अब अपना अपना हिस्सा लेते हैं। हाँ, तू बड़ा आया। नहीं अर्जुन, अब सारे खजाने का मालिक मैं बनूंगा। इतना बोलकर प्रताप ने एक जोरदार कुल्हाड़ी का वार अर्जुन के ऊपर कर दिया। अर्जुन चिकता हुआ जमीन पर गिर गया। प्रताप ने कुल्हाड़ी अर्जुन के नजदीक फेंक दी और खजाने की ओर देखता हुआ बोला, हाँ, अब सारे खजाने का मालिक मैं हूं। मगर प्रताप नहीं जानता था कि अर्जुन अभी जीवित था और होश में था। अर्जुन ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर उस कुल्हाड़ी को पकड़ लिया और पूरी ताकत से प्रताप के ऊपर वार कर दिया। प्रताप चिकता हुआ जमीन पर गिर गया। वो दोनों मौत की आगोश में समा गए। विक्रम उस नाविक के घर पर बेहोश पड़ा हुआ था और एक वैद्य विक्रम का हाथ पकड़े हुए उसे देख रहे थे। वैद्य नाविक की ओर देखकर बोले, ये बिल्कुल स्वस्थ है, कुछ देर बाद इसे होश आ जाएगा। तभी विक्रम को अचानक होश आ गया और वह तुरंत उठकर बैठ गया। अरे अरे, आराम से आराम से आराम से, तुम्हें आराम की जरूरत है। आराम करो बेटा, आराम करो। हाँ, बात तो आपकी सही है वैद्य जी, लेकिन इस वक्त मेरा कहीं पहुंचना बहुत आवश्यक है। अरे, आप तो बहुत बीमार नजर आ रहे हैं। हाँ, मुझे एक बहुत विचित्र बीमारी है जिसके कारण मेरे शरीर पर फफोले उगे हुए हैं। अरे बाप रे बाप, फिर तो आपको बहुत तकलीफ होती होगी। अब मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं आपकी मरहम पट्टी अवश्य करता। देखिए, मैं माफी चाहूंगा। मेरा एक स्थान पर पहुंचना बहुत जरूरी है साधु बाबा।
लेकिन आप कहीं जाना नहीं, मैं वापस आकर आपसे जरूर मिलूंगा। मैं एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जानता हूं जिसे खाकर आप स्वस्थ हो जाएंगे। मैं लेकर आता हूं आपके लिए। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। विक्रम तुरंत झाड़ियों के रास्ते की ओर बढ़ गया। कुछ दूर जाकर उसे वही बूढ़ी औरत नजर आई। मैं रास्ता भटक गई हूं बेटा, मुझे मेरे घर तक पहुंचा दे। चिंता मत कीजिए माँ जी, मुझे मतलब मेरा एक स्थान पर पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं वापस आकर आपको आपके गांव तक जरूर पहुंचाऊंगा। आप चिंता मत करिए, मैं आ रहा हूं। इतना बोलकर विक्रम उस गुफा तक पहुंच गया। तुम इसी खजाने की खोज में यहां तक आए थे? विक्रम ने जैसे ही देखा तो वही बूढ़ी औरत रहस्यमय अंदाज में उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। आप यहां तक कैसे आ गई बूढ़ी औरत? विक्रम ने जैसे ही देखा तो उसके दोनों दोस्त मृत अवस्था में खून से लथपथ मरे पड़े थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? तुम्हारे दोनों मित्र लालची थे। लालच ने उनकी आंखों में पट्टी बांधी थी। उन दोनों ने एक दूसरे की जान ले ली। और तुम्हें भी तो यही खजाना चाहिए। अरे नहीं चाहिए मुझे ऐसा खजाना जिसने मेरे मित्रों को मुझसे छीन लिया, जिसने मेरे मित्रों के मन में लालच पैदा करके मित्रता के मायने ही बदल दिए। नहीं चाहिए मुझे ऐसा कोई खजाना। तभी वो बूढ़ी औरत उसी साधु में परिवर्तित हो गई। अचानक वह साधु रत्नसेन में परिवर्तित हो गया। ये देखकर विक्रम बुरी तरह से आश्चर्य में पड़ गया। अब तुम तो रत्नसेन हो। ये क्या रहस्य है? मेरे मित्र, मैंने तुम्हें आधा सच बताया था, आधा सच नहीं बताया था। क्या मतलब? क्या? तो फिर ये खजाना किसका है? ये सारी चांदी की मुद्राएं और हीरे मेरे हैं। उस कमल के पुष्प को लेकर मैं अपने गांव चला आया। उसी समय मालव नगर राज्य के महाराज की पुत्री बीमार हो गई। मैं कमल के पुष्प को लेकर महाराज के पास पहुंच गया और महाराज की पुत्री सही हो गई। महाराज ने मुझे उपहार में ढेर सारी चांदी की मुद्राएं भेंट कर दी और मैंने एक व्यापार शुरू किया और देखते ही देखते मैं बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। मुझे एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश थी। जब मैंने तुम तीनों मित्रों के बारे में सुना तो मैं तुम तीनों के पास आया, लेकिन तुम तीनों की ईमानदारी की परीक्षा लेना बहुत आवश्यक था। इसीलिए पहले से मैंने यहां पर इतनी सारी ढेर सारी चांदी की मुद्राएं और हीरे फेंक दिए। बस इतनी सी बात है। अच्छा, तो फिर तुम बूढ़ी औरत और उस साधु में कैसे परिवर्तित हो गए? वो उस विचित्र पुष्प की एक खासियत और भी थी विक्रम, कि उस पुष्प को जो भी स्वस्थ आदमी खाता है तो वह अपनी पसंद के 2 रूप धारण कर सकता है, लेकिन केवल जीवन में एक बार। और यह सब मैंने तुम तीनों मित्रों की परीक्षा लेने के लिए किया, जिसमें से तुम पास हो गए। ज्यादा सोचो मत। तुम्हारे दोनों मित्र अपने लालच को रोक नहीं पाए। आज नहीं तो कल धन अगर उनके हिस्से में आता तब भी वह ऐसा ही करते। चलो, तुम मेरे साथ चलो। आज से तुम मेरी सारी व्यापार की देखभाल करो।